नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। पिछली वीडियोस में आप लोगों ने देखा मैं जोशीमठ, बद्रीनाथ, माणा, औली इन जगहों पर गया, वहाँ की खूबसूरती अपने कैमरे से कैद करी और अपने एक्सपीरियंस आप लोगों तक शेयर करी। इसके बाद मैं निकल पड़ा देहरादून के लिए और देहरादून जाना मेरे लिए काफ़ी स्पेशल रहा और उसी के बारे में आज ये वीडियो है। और फिर करीब 7:30 बजे हम लोग निकल पड़े बिंदु खत्ता से लालकुआं स्टेशन की ओर, लेकिन रास्ते में बारिश का सामना करना पड़ा। आगे बहुत बारिश हो रही है भयंकर वाली, इसलिए रुक गए हैं। ये लालकुआं की है, क्या बोलते हैं इसको? ये है टनल। चल साले, टनल कहेगा, फ्लाई ओवर है। चल साले, गुफा है। ए कुछ नहीं पता किसी को, ये कुछ है मतलब गुफा है, ऊपर से ट्रेन जाती है। रील बना रहे बन। फिर उसके बाद भीगते भागते कृष्णा और मैं पहुंच गए लालकुआं स्टेशन। खैर बारिश कितनी भी हो लेकिन सिनेमैटिक शॉट छूटने नहीं चाहिए। इसके बाद अपनी सीट पर बैठकर निकल पड़ा देहरादून के लिए और जब तक मैं देहरादून पहुंचता हूं तब तक आप आगे की कहानी देखिए। तो बेसिकली ये वीडियो उन लोगों को ज़्यादा अच्छी लगेगी जो लोग मुझे जानते हैं या मेरे काम को जानते हैं, और उन लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी जो लोग टेक्निकल चीज़ से जुड़े हुए हैं या वो लोग भी कोई वीडियोस बनाते हैं या वो फोटोग्राफर वीडियोग्राफर हैं बेसिकली, या जो फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर हैं। फिर क्योंकि उन्हें पता है और कि किसी चीज़ को बनाने के लिए पहले सोचना पड़ता है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है, कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए कितने एफर्ट लगते हैं, उसके में स्टोरी सोचनी पड़ती है, म्यूज़िक सोचना पड़ता है, कैमरा मोमेंट्स तो नहीं हैं, साथ में एडिटिंग का काम है, और ये सब कोई अलग अलग लोग नहीं कर रहे हैं। जब आप सब ये काम अकेले कर रहे होते हैं तब आपको पता चलता है कि एक प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे आपकी कितनी मेहनत लगती है। और उस मेहनत को मैंने जब बड़े पर्दे पर देखा तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग और ख़ुद मैं भी हम लोगों को मतलब बड़ी पिक्चरें बड़े पर्दे पर देखना पसंद होता है। और जब सोचिए आपकी अपनी कोई फिल्म शॉट, कोई आपकी अपनी कोई आपका अपना कोई प्रोजेक्ट, आपकी कोई फिल्म बड़े पर्दे पर दिखेगी आपको, तो आपको कैसा लगेगा। तो यही सब चीज़ जो थी मेरे लिए काफ़ी स्पेशल थी और यही सब था। तो जो लोग मुझे जानते हैं तो उनको तो पता ही है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मेरी एक शॉर्ट फिल्म थी, डॉक्यूमेंट्री, जिसको मैंने देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सबमिट किया हुआ था और जिसका सिलेक्शन हुआ स्क्रीनिंग के लिए, और मैं 22 अगस्त को उसी के लिए वहाँ पर गया हुआ था। और वहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी मज़ेदार था। देहरादून पहुँचकर लगा कि चलो बारिश ने पीछा तो छोड़ दिया है, लेकिन मैं भूल रहा था साहब ये देहरादून का मौसम है। अब देखिए, जहाँ अभी तक मुझे ये बारिश परेशान कर रही थी उसी बारिश की वजह से मुझे मौका मिला गणेश जी के साथ एक शानदार पहली राइड का, उनकी नई महिंद्रा XUV 300 के साथ। और इसके बाद मैं पहुंचा अपने गंतव्य स्थान की ओर और आगे अब आप खुद देख लीजिए। And then we have Harendra Rawat. Congratulations. कौन है हरेंद्र रावत? पहाड़, जैसे ही पहाड़ों के बारे में सुनाई देता है, ये शब्द सुनते ही बर्फ से ढकी हुई चट्टानें, हिमालय की ओर। तो फिलहाल इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो डॉक्यूमेंट्री जो वहाँ पर लगी, काफ़ी लोग मुझसे व्हाट्सएप में, फेसबुक में पूछ भी रहे थे कि यार वो क्या चीज़ बनाई तुमने जो देहरादून में तुम्हें बुलाया गया और अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अवार्ड उनसे मिला जिनको हम टीवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, और काफ़ी अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस, मतलब मैं क्या कहूँ। और बाकी आप लोग उस चीज़ को देखिए, उस मैंने जो बनाई है डॉक्यूमेंट्री बनाई है, बेसिकली ये ममता खत्री कुंवर की एक छोटी सी बायोग्राफी है जिसमें मैंने उनकी ज़िंदगी के छोटे से कुछ सालों के पल लिए हैं और वो क्या करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं। एक वर्किंग वुमेन के लिए कितना कठिन हो जाता है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत एक्सक्यूज़ेस होते हैं, लेकिन मैंने उनको कभी देखा नहीं ऐसे एक्सक्यूज़ेस बनाते हुए। तो मेरी नज़रों में वो एक इंस्पायरिंग वुमेन है। और थैंक यू सो मच ममता खत्री कुंवर को, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मेरी सोच को समझी कि मैं मतलब मुझ पर भरोसा किया कि बनाएगा तो सही बनाएगा। और आप लोग देखिए इस चीज़ को, और थैंक यू सो मच।
मेरा नाम ममता खत्री कुंवर है। मैं उत्तराखंड में नैनीताल ज़िले के बिंदुखत्ता गांव की रहने वाली हूं। मेरा एमसीए कंप्लीट हो चुका है। मेरी दिनचर्या सुबह 5 बजे से स्टार्ट होती है और रात को 10 बजे ख़त्म होती है। सभी महिलाओं के साथ ऐसा होता है। मैं सुबह उठती हूँ, अपने बच्चों को अपने साथ उठाती हूँ, अपने सास ससुर के लिए चाय बनाकर उनको चाय देती हूँ। अपना घर का काम जैसे कि झाड़ू, पोछा, बर्तन, ये सारे काम मैं कंप्लीट करती हूँ। कपड़े धोना, अपने बच्चों को रेडी करती हूँ स्कूल के लिए। उसके बाद उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ। और अपना खुद नहाना धोना। उसके बाद मैं 9 बजे कंप्यूटर सिखाने के लिए आती हूँ। मैं कंप्यूटर सिखाती हूँ उन महिलाओं को जिनको ज़रूरत है कंप्यूटर सीखने की। हमारा जो गांव बिंदुखत्ता गांव है, उसमें ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है कि वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, वो कंप्यूटर सीख सके। और हमारे गांव में ऐसा है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने लड़कियों को बाहर नहीं भेजते। इस वजह से जो लड़कियां सीखने वाली होती हैं वो भी सीख नहीं पाती हैं। तो मुझे लगा कि उन लड़कियों को उनको इच्छा तो है लेकिन वो सीख नहीं पाती हैं, तो उन लोगों को सिखाने का मुझे लगा कि उनको मैं सिखा सकती हूँ, तो इसीलिए मैं उनको सिखाती हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत बढ़िया लगता है और हमें यहाँ कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ कराती है। और दीदी जो है हमारी, जो पढ़ाने वाली, वो हमारी मैम की तरह नहीं, हमें एक बड़ी बहन की तरह सिखाती है। ये हमारे गांव का पहला कंप्यूटर सेंटर है। मैं काफ़ी दूर से यहाँ पर सीखने आती हूँ। पहले इधर अवेलेबल नहीं था कंप्यूटर, और कंप्यूटर आज की जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर से बहुत सारे ऑनलाइन वर्क होते हैं, और जो हमारी दीदी है वो हमें स्टार्टिंग से सिखाती हैं। कंप्यूटर ऑन करना, माउस चलाना, काफ़ी प्रोग्राम सिखा दिए हैं। पहले मुझे कंप्यूटर चलाना भी इतना नहीं आता था, पर मैं सीख चुकी, बेसिक भी सीख चुकी हूँ, और दीदी और भी सिखाती हैं, और ये काफ़ी अच्छा है। एमसीए करने के बाद मैं चाहती तो मैं आईटी कंपनीज में जा सकती थी। मेरे गांव के लोग भी मुझसे बोलते थे कि एमसीए किया लेकिन कुछ नहीं किया। पहले सभी लोग मुझसे ऐसे ही बोला करते थे, एमसीए करने के बाद कुछ भी नहीं किया, पूरी एजुकेशन ख़त्म कर दी। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं किसी न किसी को दिशा दूंगी, तो इस वजह से मैंने बहुत सारी लड़कियों को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। 2 से स्टार्ट करा। आज मैं कम से कम 300-400 लड़कियां कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि मैं कंप्यूटर जिनको सिखा चुकी हूँ। आज लड़कियां जो है मेरे पास आती हैं 9 से 12 बजे के बीच में मैं कंप्यूटर सिखाने का काम करती हूँ। पहले मुझे बहुत सारी दिक्कतें हुई, क्योंकि मुझे यहाँ से जाने के बाद मेरे 2 बच्चे हैं। एक छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्चा, उसको मैं छोड़ के आती हूँ। घर वालों के साथ तो रहता है, छोड़ के आना बहुत मुश्किल होता है। जब मैं आती हूँ तो बहुत रोता भी है, तो उस टाइम पे एक माँ के दिल में बड़ी चुभन होती है। गरीब बच्चों के लिए 2 घंटे का एक ट्यूशन सेंटर भी है, जहाँ पे मैं जाती हूँ। थोड़ा मेरे घर से ही आगे है वो, वहाँ पे मैं जाती हूँ। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में तो रख दिया है, या फिर कुछ तो गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चे हैं जो बिल्कुल भी कुछ कर नहीं पाते हैं, और तो मैं उन लोगों को सिखाती हूँ, पढ़ाती हूँ। और कुछ बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स उनको नहीं पढ़ा पाते हैं, तो उनको समझाना ये सब का काम है। शाम को 2 घंटे की क्लास उनके लिए देती हूँ, और मुझे उन बच्चों को सिखाने में भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो बच्चे भी बड़ी उम्मीद से मेरे पास आते हैं कि जो चीज़ हमें स्कूल में नहीं आई तो मैम हमको बताएंगी। इसलिए फिर मैं 6 बजे मेरी वो क्लास पूरी होती है। मैं यहाँ पर डाबर कंपनी की तरफ से कंप्यूटर सिखाती हूँ। मुझे 9 साल हो गए हैं यहाँ पे सिखाते हुए। कंप्यूटर के साथ साथ सिलाई का भी चलता है, जिसमें कि मेरी बहन इसमें मदद करती है। और घर से भी दिक्कतें हुई, परिवार में भी दिक्कतें होती हैं, सभी की दिक्कतें होती हैं, मेरी नहीं, सबके परिवार में दिक्कतें होती हैं। तो हमारा जो डेली का काम है उसको तो एक साइड में करो, टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो दिक्कतें मेरे हस्बैंड ने बोला छोड़ दो, घर वाले भी बोलते थे कि देखो कैसे होगा, बच्चे भी कैसे होंगे, परिवार कैसे होगा, लेकिन सारी चीज़ें मैनेज होके आज मैं सिखा भी लेती हूँ और परिवार भी चला सकती हूँ। महीने में 1 दिन मैं यहाँ पर जो आसपास हमारी यहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं उनको जो है सैनिटरी पैड देने के लिए जाती हूँ। और इसमें मेरे परिवार का सपोर्ट है, मेरे मायके का, मेरे ससुराल का, मेरे हस्बैंड का, सभी का इसमें सपोर्ट है, तभी मैं ये काम कर भी पा रही हूँ।